हमने क्वेश्चंस करे थे और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। आज जो है वो हमारा तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन जो है सही है, वो बेसिकली हमें हेल्प करता है मेकिंग डिसीजन मेकिंग के। बेसिकली हमारे जो डिसीजन है सच एज एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, तो वो हमें लेने चाहिए नहीं चाहिए। जैसे हमने एक ये क्वेश्चन किया था जहाँ पे एक होटल के अंदर जो है वो 30 एडिशनल लोग रहने आ रहे थे एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो क्या वो मैनेजर को एक्सेप्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? तो हमारा डिसीजन यही था कि एज इट इज पॉजिटिव, एज इट इज हैज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, इसका कंट्रीब्यूशन 250 आ रहा था, तो इसलिए जो है वो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए था ऑर्डर। फिर हमने डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट के, हमें प्रोडक्ट जो है वो बनाना रोक देना चाहिए या बनाते रहना चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर हमने एक प्रोडक्ट जी के बारे में डिस्कशन की थी कि अभी प्रोडक्ट जी की जो कैलकुलेशन थी उसका कंट्रीब्यूशन था $1 और उसका टोटल कंट्रीब्यूशन था 400। और जब हम लोग उसकी कैलकुलेशन करी थी तो ये लॉस कर रहा था प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट था ये इंडिविजुअली लॉस कर रहा था। तो अगर हम लोग फुल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स हम लोग बंद कर देते। लेकिन जब हमने इसका डिफरेंस देखा कि अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि इसको हम बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फिर उसके बाद अपने स्पेशल ऑर्डर देखे थे कि अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी खाली है तो अक्सर लॉस, वो प्रोडक्ट्स भी जो आपके लॉस करा के देंगे आपको, सही है, वो भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो कुछ ना कुछ हद तक वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कवरिंग द फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग के आज हम लोग, फिर ये होमवर्क भी दिया था मैंने आप लोग को, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग मेथड्स। Contribution costing helps the business to set prices to cover the overheads. बेसिकली कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग से आप अपने प्राइसेस के जो है वो सेट कर सकते हो कि हम आपको क्या प्राइस सेट करनी है ताकि आप अपने ओवरहेड्स को भी कवर कर सको। तो इट एड्स द बिजनेस इन प्राइसिंग डिसीजन। सेकेंडली, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट एज कम्पेयर टू फुल कॉस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई एलोकेशन नहीं हो रही होती। मतलब फुल कॉस्टिंग की जो एलोकेशन होती है कि फुल कॉस्टिंग को आप डिवाइड करते हो अकॉर्डिंग टू the direct cost या according to the floor space taken, तो इसके अंदर कोई allocation नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से there is no inaccuracy. The results are much more accurate क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वो cost जो कि प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली लग रही है, that is the variable cost जिसको हम direct cost भी कहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको कंसिडर कर रहे होते हो when you are calculating the cost. And there is no inaccuracy because आप full cost को allocate कर ही नहीं रहे, मतलब overhead को allocate कर ही नहीं रहे. And thirdly, it allows better use of excess capacity as if special orders have positive contribution, it is accepted. तो जैसे कि हमने देखा कि आपकी जो स्पेयर कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइजेशन भी काफी अच्छी तरीके से हो सकता है क्योंकि स्पेशल ऑर्डर्स आप एक्सेप्ट करते हो विच हैज पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस। However, contribution costing के disadvantage ये है कि it is not suitable for single product firms as they have to cover all the costs within the total revenue. तो ये जो मेथड है वो सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं है, इट इज कॉल्ड मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स। सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स को सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी ही उस एक प्रोडक्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक शर्ट बना रहा हूँ तो सारी कॉस्ट मुझे शर्ट के अंदर ही एब्जॉर्ब करनी होगी। मेरे पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है जिससे बेच के मैं अपनी कॉस्ट को कवर कर लूँ। वेयर अगर मैं शर्ट पैंट और शूज बना रहा हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, तीन प्रोडक्ट्स हैं कि मैं इन तीनों में जो है वो अपने ओवरहेड्स को कवर अप कर सकता हूँ। तो सेकेंडली, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग माइट स्टॉप मैनेजर्स टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स विद हायर कंट्रीब्यूशन। अब जैसे ऊपर हमने कैलकुलेट करा था कि प्रोडक्ट जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 400। अब 400 तो कंट्रीब्यूशन है जिसकी, और हम लोग उसको बनाते जा रहे हैं, हालांकि क्योंकि इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इसलिए हम इसको बनाए जा रहे हैं। तो मैनेजर जो है वो थोड़ा सा एक उसमें रहता है अपनी डिल्यूजन में कि यार ये क्योंकि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोडक्ट, हम इसको बनाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। If a product is making a positive contribution, okay, that's good, but you can still think of a better product which can at least give you a higher contribution, or at least individually जब वो सेल हो तो वो प्रॉफिट करे। तो बट क्योंकि मैनेजर देखता है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, सो इट कीप्स ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर वो जो है वो नया प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। Second, thirdly, it cannot be used during expansion as research and development costs might not be considered as only direct costs are considered. तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग आप सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप एक्सपैंड कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हो
और उसके अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हो नए प्रोडक्ट्स के बारे में, तो नए प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो आप एलोकेट नहीं करते, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इज योर ओवरहेड, ठीक है, यू आर ओनली एलोकेटिंग द फिक्स कॉस्ट। तो यूजुअली जब आप नए प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे होते हो तो उस टाइम पे आप फुल कॉस्ट एलोकेशन करते हो, कि आप जो है वो फुल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग तो जस्ट कंसिडर्स द डायरेक्ट कॉस्ट, कि मटेरियल कितना लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में या लेबर कितना लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, आप सिर्फ वो चीजें कंसिडर कर रहे हो। रिसर्च पे कितना पैसा लगा आप उसको कंसिडर ही नहीं करोगे, तो वो अब जो है वो एलोकेट नहीं होगी। तो इसलिए आप जो है वो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो यूजुअली आप फुल कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हो। सो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इज लिमिटेड टू अ गिवन सिचुएशन, कि आप कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे आपके आसानी से डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए और डायरेक्ट कॉस्ट आप एलोकेट कर दो। एंड फोर्थली, क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट आल्सो मस्ट बी कंसिडर्ड। अब ये तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कंसिडर करता है सिर्फ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग, सच एज द डायरेक्ट कॉस्ट। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज द कंपटीशन लेवल, सही है, ये नहीं कंसिडर हो रहा है यहाँ पे कि कंपटीशन कितना होगा, फिर उस हिसाब से आपकी कॉस्ट कितनी कम कितनी ज्यादा हो रही है, अगर कंट्रीब्यूशन या फिर मटेरियल आपको कितने का मिल रहा है, सही है, ये चीज भी कंसिडर नहीं होती कि मटेरियल आते हुए कोई मसला हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन में इशू आ गया, तो ये सारी चीजें जो है वो कंसिडर नहीं हो रही। सो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड, कि बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो क्या है, फिर उसके साथ साथ आपके कस्टमर्स की डिमांड कितनी है, कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए नहीं। अब जैसे प्रोडक्ट सी है, क्योंकि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो आप उसको बनाते रहो, लेकिन वो मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है या कस्टमर उसकी डिमांड नहीं कर रहे, सही है, मार्केट के अंदर ये कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, बट स्टिल यू कीप ऑन मेकिंग दैट प्रोडक्ट। आपको कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो चेंज हुए उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन भी चेंज करनी चाहिए। सो यू शुड आल्सो कंसिडर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन द मार्केट, के व्हाट क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर बीइंग देयर, एंड नॉट जस्ट सोनली डिसाइड ऑन द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में जो है वो आप सिर्फ सोनली किस पे डिसाइड कर रहे होगे कि अगर प्रोडक्ट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप उसको बनाओ, but you must not do that. You must also consider कि whether the product is in demand or not, whether the market is competitive or not. तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती है before deciding on it. So these are the drawbacks of contribution costing. फिर further हम लोग चलते हैं on to the break even analysis. अब कॉस्ट के अंदर हम लोग एक और चीज जो पढ़ते हैं, दैट इज आवर ब्रेक इवन एनालिसिस। और ब्रेक इवन को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा ब्रेक इवन होता क्या है। देखिए, हर एक बिजनेस जो है जब भी वो ऑपरेट करता है तो उसकी इनकम्स होती है, सही है, विच इज ऑफन नोन एज द रेवेन्यू, और उसके एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सही है, आपके खर्चे भी होते हैं, सही है। और जाहिर सी बात है जब रेवेन्यू आपका एक्सीड करता है आपके एक्सपेंस से, तो हम कहते हैं कि बिजनेस को हो गया प्रॉफिट, राइट। और जब रेवेन्यू आपका लोअर होता है देन योर एक्सपेंसेस, तो हम क्या कहते हैं, बिजनेस हैज मेड अ लॉस। लेकिन जब रेवेन्यू बराबर होगा एक्सपेंसेस के, तो हम लोग क्या कहते हैं, द बिजनेस हैज अचीव्ड ब्रेक इवन। सो ब्रेक इवन is a level of output where the business neither earns a profit nor a loss after selling all the output. बेसिकली ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट आपके वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनको बेच के आप ना ही कोई प्रॉफिट कमाते हो और ना ही कोई लॉस कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट सेलर है, सही है, अब वो अगर 1000 यूनिट बेचता है ना, तो उसको 500 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर वो 400 यूनिट बेचता है ना, तो उसको 500 का लॉस होता है। और अगर वो 700 यूनिट सेल करते हैं ना, तो उसको ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो इसका मतलब ये है कि 700 यूनिट्स उसका ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट है, कि यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू आप कमा रहे हो वो बराबर है किसके, आपके एक्सपेंसेस से, ड्यू टू विच देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। So this is what your break even level of output is. And to calculate the break even level of output in the business, a business uses two method, equation method and graphical method. अब सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन निकालना सीखेंगे थ्रू इक्वेशन मेथड। अब इक्वेशन मेथड क्या है,
इक्वेशन मेथड में ब्रेक इवन का फॉर्मूला है कि अगर आपको ब्रेक इवन लेवल ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे? इट विल बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग पहले ऊपर निकालना सीख चुके हैं। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में कैसे निकालते हैं? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको जरा सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबल, डायरेक्ट लेबर इज 13, fixed cost is 40, direct material is 7 and selling price is 40। तो फिक्स कॉस्ट दिए हुए $40,000, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये दोनों आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? फिक्स कॉस्ट है आपकी 40,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इज $40 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लें, ये दोनों आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। तो ये इसको दोनों को ऐड करा तो 13 + 7 = 20। तो देयरफॉर 40,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया आपका 2000 यूनिट्स। अभी 2000 यूनिट्स का मतलब क्या है बच्चों? कि एट 2000 यूनिट्स द बिजनेस विल नीदर बी अर्निंग अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। तो 2000 यूनिट पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। यहाँ पे आपका क्या है कि रेवेन्यू बराबर है किसके? एक्सपेंसेस के। The revenue is equal to your expenses. So that is why you're having a no profit or loss situation over here. इस तरीके से हम इक्वेशन मेथड से अपना जो है वो remember this formula and then you can easily calculate the break even. However, ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हमें थोड़े ग्राफ समझने पड़ेंगे पहले। ग्राफिकल मेथड में हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं थ्रू डिफरेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यू लाइंस। तो सबसे पहले कॉस्ट लाइंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखें आप लोग, वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे $5,000 है फिक्स कॉस्ट, तो वो 5,000 ही रहेगी, भले आप जितना भी आउटपुट बनाओ। आप 0 आउटपुट बनाओ या आप 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना लो, 5,000 आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी। फैक्ट्री बंद रखो, फैक्ट्री में फुल कैपेसिटी, फुल यूटिलाइज कर लो कैपेसिटी, तब भी आपका क्या होगा? if you are producing at maximum output, even then your fixed cost will be 5,000। तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हमेशा फिक्स रहता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। अब कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो होती है जैसे जो कि वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट बन रहा है, एक यूनिट पे 10 रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो 10 रुपए का मटेरियल लगेगा आपका। 2 यूनिट बन रहे हैं तो 20 रुपए हो जाएंगे। 3 यूनिट अगर तो 30 रुपए हो जाएंगे। राइट, तो बेसिकली आपका जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो है वो 0 से अपवर्ड स्लोपिंग होता है। आप देख सकते हैं कि जितना भी, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट बन रहा है तो ये डॉलर वैल्यू है। अगर ये आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो देखें कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो रही है। फिर अगर आउटपुट और इंक्रीज होगा, मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। फिर बात करते हैं टोटल कॉस्ट की ग्राफ की। तो टोटल कॉस्ट इज बेसिकली योर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से होता है, जो कि फिक्स कॉस्ट से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, एंड इट इज पैरेलल टू द वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है ना, वो तो 60 रहेगी, तभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट अगर देखें, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाई आर वी स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर?
बिकॉज इवन इफ वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, अगर यहाँ पे देखें हम वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, बट स्टिल द फिक्स कॉस्ट इज टू बी पेड। तो अगर हम 5,000 फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं हमें तब भी, और जब कुछ नहीं बना रहे हम लोग फैक्ट्री में, तब भी हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी है। सो ऑलवेज रिमेंबर टोटल कॉस्ट का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड दिस इज द मेन ग्राफ। वेरिएबल कॉस्ट आप बनाए नहीं बनाए, लेकिन टोटल कॉस्ट का ग्राफ आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी ऊपर जाता रहेगा, एंड इट इज पैरेलल, क्योंकि जाहिर सी बात है 5,000 तो फिक्स कॉस्ट है ही है। अब ये इंक्रीज तब होता रहेगा जब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी। गॉट इट? मूविंग ऑन टू सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू क्या होता है? आपकी टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। सो इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स दैट इज मेड बाय द बिजनेस, एंड इट इज आल्सो एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने यूनिट्स हम बेचेंगे उतना ही रेवेन्यू हम कमाते रहेंगे, और जितना मैक्सिमम यूनिट हम सेल करेंगे तो मैक्सिमम रेवेन्यू हम लोग कमाएंगे। सो द मोर द आउटपुट इज सोल्ड, द ग्रेटर द रेवेन्यू इज अर्न्ड। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन चारों चीजों को हम कंबाइन करेंगे, देन वी विल हैव आवर ब्रेक इवन चार्ट। अब यहाँ देखें, ये आपका ब्रेक इवन चार्ट है। अब ब्रेक इवन चार्ट में हम लोग क्या लेते हैं? कॉस्ट एंड रेवेन्यू हम लोग अपने लेते हैं वाई एक्सिस पे, ये डॉलर वैल्यू होती है आपकी, सही है। और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? आउटपुट को, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इन द बिजनेस। और बिजनेस पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं ब्रेक इवन में कि वी आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पूरा बेच भी रहे हैं। सो वी आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। तो ये हमारी फुल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक नंबर दे देते हैं, जैसे 1,000 यूनिट्स है, तो 1,000 यूनिट्स हमारी फुल कैपेसिटी है। अब फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने की फिक्स कॉस्ट हमने बनाई, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग ने ले लिया 500। तो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 500, राइट? और हमने इसको कहां तक बनाना है? जहां तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो दैट मींस इट विल, दिस ग्राफ विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अप टिल वेयर द कैपेसिटी यू आर करेंटली प्रोड्यूसिंग, वहां तक आपके पास रुक जाएगा ये ग्राफ। सारे ग्राफ्स वहीं पे रुकेंगे हमेशा। फिर वेरिएबल कॉस्ट हमने बनाई, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग हमने ये बनाया। फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाया, फिक्स कॉस्ट और दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आई वो हमने टोटल कॉस्ट की बना दी। टोटल कॉस्ट यहाँ से हमने स्टार्ट करा। फिर टोटल रेवेन्यू हमारा हमने जो है वो सेल्स माइनस सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस करा, जितने यूनिट बेचे उसको यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस करा, तो हमारे पास रेवेन्यू आ गया। तो हमने ये रेवेन्यू का चार्ट बना दिया। नाउ वेयर इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑन द ग्राफ? ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ग्राफ में हमने देखा कि जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे अगर हम नीचे की आएंगे तो हमारे पास आ जाएगी ब्रेक इवन आउटपुट की वैल्यू, कि इतने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम वाई एक्सिस की तरफ चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन इन डॉलर वैल्यू, कि डॉलर वैल्यू पे हमें कितना ब्रेक इवन हो रहा है। तो कभी कभार वो पूछ लेता है ब्रेक इवन इन वैल्यू या ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अगर आपको ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने तो जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रेक इवन इन यूनिट्स। और अगर आप वाई की एक्सिस की तरफ जाएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन इन वैल्यू। सो इट डिपेंड वो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। यू नीड ब्रेक इवन इन वैल्यू और ब्रेक इवन इन यूनिट्स। और फुल कैपेसिटी और ब्रेक इवन यूनिट्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बच्चों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेफ्टी यूनिट्स ऑफ द बिजनेस, कि बेसिकली बिजनेस जो है वो कितने यूनिट्स में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो इसके लिए हमारे सामने एक सवाल है, ये सवाल देखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू, अच्छा आपको चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा, सो डोंट वरी कि आपको चार्ट बनाने पड़ेगा, चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा। कभी कभार वो शायद एक आध चीज ऐसी दे दे, लाइक कोई लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए दे दे कि भाई बताओ टोटल रेवेन्यू निकालो और टोटल रेवेन्यू का जो लाइन है वो ग्राफ पे बना लो, दैट्स इट। लेकिन ग्राफ पूरा बनाने के लिए कभी नहीं आएगा। बस आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए इसकी, आपको ये ग्राफ देख के पता होना चाहिए ब्रेक इवन कहाँ पे आएगा। ऑलराइट, पहले हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन।
सो द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया हुआ है $12, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है $23, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, सेलिंग प्राइस है 45, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री इज 30,000 यूनिट, ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट यूजिंग दिस डेटा। ठीक है, तो अब हमें जो है वो ब्रेक इवन चार्ट बनाना है, तो हम लोग ब्रेक इवन चार्ट बना रहे थे। सबसे पहले तो जो है वो आपको ब्रेक इवन चार्ट में हम लोग बनाएंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अपने दोनों एक्सेस बना लेते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो ये रहा आपका एक्स एक्सेस, ये रहा आपका वाई एक्सेस। सही है। एक्स एक्सेस पे हम लोग क्या लेते हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, दैट इज द डॉलर वैल्यू। और वाई एक्सेस पे हम लोग क्या लेते हैं, अपने यूनिट्स, दैट इज द आउटपुट। अब यहाँ पे बेसिकली वो मैक्सिमम कैपेसिटी दी हुई है, दैट इज 30,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं 30,000 यूनिट्स यहाँ पे, ये हमारे 30,000 यूनिट्स, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब सबसे पहली जो लाइन हमें बनानी है वो बनानी है फिक्स कॉस्ट की लाइन। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट की लाइन हम कैसे बनाएंगे, हम इस तरीके से बना लेंगे। सही है, दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट विच इज अराउंड 200,000। तो ये 2 लाख का हमने क्या बनाया, अभी फिक्स कॉस्ट आ गई, हमारी फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आ गया अप टिल द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को जब हम ऐड करेंगे, दैट इज 12 प्लस 23, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है हमारे पास, 12 प्लस 23 विच इज 35, $35 हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अच्छा, अब हम लोग 30,000 यूनिट बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास 30,000 यूनिट्स पे हमारी कॉस्ट लगेगी। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा आपका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 35 पर यूनिट है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 30,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे 1050 इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 2 लाख, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी एक 10-15,000। तो ये आपको कितना आ गया, 1250,000। तो ये अगर हमने 2 लिया है, तो इसको हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 1300, 100, 800, 600, 400, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 एंड 1000। तो 1250 हमारे पास कहीं यहाँ मिड पॉइंट पे आएगा, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना देंगे। टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये मैक्सिमम आउटपुट है और ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे अपने ग्राफ को। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ जो है वो आपका हमेशा फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा और उसको हम लेके यहाँ चले जाएंगे। सो दिस विल बी आवर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ हमारा बन गया।
टोटल कॉस्ट आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट आप बनाओ नहीं बनाओ आपके ऊपर है, सही है। वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आपको बनानी है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1050। 1050 तकरीबन आपका ये मिड पॉइंट पे ही आएगा। तो आप जो है वो इसको यहाँ से लेके जाएं, वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ तक ले जाएं, सही है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आप बनाए नहीं बनाए डजेंट मैटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ आपने बना लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रेवेन्यू, ताकि हम टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बना सकें, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, अच्छा जी। अब सेलिंग प्राइस है 45, तो 45 और 30,000 यूनिट, तो वी अज्यूम दैट कि वॉट एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड वी आर सेलिंग इट। तो टोटल रेवेन्यू इज यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो 30,000 यूनिट्स हमारा मैक्सिमम आउटपुट है, और हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितना हमने बनाया है उतना हमने बेच दिया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 इज 1350, सही है। तो 1350 हमारा तकरीबन यहाँ पे आएगा अबव दिस लेवल। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस विल बी आवर पॉइंट। और यहाँ से हम टोटल रेवेन्यू की लाइन बना देते हैं। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे, सही है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे स्केल नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हमने उसको बाय स्केल जो है वो सेटअप नहीं करा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन मेथड से ब्रेक इवन को कैलकुलेट करके हमारे पास वहां की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन मेथड से अगर हम ब्रेक इवन को कैलकुलेट करें तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, 2 लाख, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी थी 45 माइनस 35, कितने आ गए यूनिट्स हमारे पास, 2 लाख डिवाइड बाय 10, तो आगे 20,000 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन लेवल हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 20,000 यूनिट्स। और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये इतना आ भी रहा है, दिस इज 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 हमारा क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स। अब बेसिकली ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ प्रॉफिट, कि उसके ऊपर बिजनेस का क्या है, एरिया ऑफ प्रॉफिट। कि ब्रेक इवन के ऊपर अगर उसने सेल करा एक यूनिट भी, मतलब 20,000 एक यूनिट अगर उसने सेल करा तो एक यूनिट से उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। वेर एज दिस पर्टिकुलर एरिया इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ लॉस। ये क्या आपका एरिया ऑफ लॉस, कि 19,999 यूनिट जो है वो आपका लॉस आपको करके देगा, एंड 20,1 यूनिट आपको प्रॉफिट करके देगा। So this is how your break-even chart is constructed, but you don't have to construct it in the question. ठीक है, पेपर 2 में आपका क्वेश्चन आएगा ये, so you don't have to construct it, but actually you must know that where the break-even point is. तो ब्रेक इवन इन वैल्यू अगर मैं निकालने का बोलूं तो ब्रेक इवन इन वैल्यू कैसा आएगा आपके पास, आप सीधा वाई एक्सिस की तरफ जाएं, वाई एक्सिस की तरफ आप देखेंगे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी ब्रेक इवन इन वैल्यू होगी। So this is how you calculate the break even point. तो इसलिए ये कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ ब्रेक इवन पॉइंट आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमने कर लिया, दैट इज 20,000।
फ्रॉम द ग्राफ आइडेंटिफाई द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड एट द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब कह रहा है कि प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कह रहा है 30,000 पे प्रॉफिट निकालो बिजनेस का, कितना आ रहा है। सो टू कैलकुलेट द प्रॉफिट द फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि प्रॉफिट कितना है आपका। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हमने निकाला है यहाँ पे, अभी कितना है 1350, राइट। सो 1350,000 माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, अभी हमने निकाली 1250,000। तो हमने इसको माइनस करा, कितना आ गया हमारे पास 100,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। अब कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 25,000। लेट्स सपोज ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 30,000 द बिजनेस प्रोड्यूस्ड 25,000। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी is the number of units that helps the business earn a profit, right? This is your margin of safety. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है मैक्सिमम आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट अब वो कह रहा है 25,000 है, माइनस ब्रेक इवन आउटपुट कितना है 20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितने आ गए 5,000 यूनिट्स। अगर हम पुराने क्वेश्चन को देखें कि अगर 30,000 आपके मैक्सिमम आउटपुट था, तो हमारे ब्रेक इवन आउटपुट कितना है 30,000 पे ब्रेक इवन आउटपुट कितना था हमारा 20,000 था। तो माइनस करेंगे अगर हम लोग 20,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हमने क्या assumption करी, हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि इफ योर मैक्सिमम आउटपुट इज डिक्रीजिंग सो योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स विल डिक्रीज। ठीक है, कि अगर आपका मैक्सिमम आउटपुट रिड्यूस होगा, इफ मैक्सिमम आउटपुट reduces, margin of safety units will reduce। और margin of safety units reduce होना is not good। तो इसलिए margin of safety units को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, how to increase margin of safety units, by increasing the revenue, by decreasing the total costs, or by increasing the maximum output और capacity। ये तीन तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को बढ़ा सकते हो। और जितने ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आएंगे उतना अच्छा है बिजनेस के लिए, क्योंकि उतना ही बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एंड हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अबाउट ब्रेक इवन एंड लोकेशन डिसीजन। नाउ ब्रेक इवन आल्सो हेल्प्स द बिजनेस टू डिसाइड ऑन द लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पे उसको जाना चाहिए या कौन सी लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए। So over here you have two locations, site A and site B, जिसके फिक्स कॉस्ट दिए हुए,
डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है दोनों लोकेशंस का, फोरकास्टेड प्राइस पर यूनिट भी दी हुई है और मैक्सिमम कैपेसिटी भी दी हुई है. So use the data above to calculate the break-even level of output, the margin of safety, and the total maximum profit assuming all units are sold. तो दोनों जगहों के आप ये तीनों चीजें कैलकुलेट करो और इन डेटा पे अज्यूम करो कि कौन सी लोकेशन ज्यादा अच्छी है, साइट ए अच्छी है या साइट बी अच्छी है. सो दिस इज योर होमवर्क टू डू. तो आप लोग ये होमवर्क कर लिएगा अपना. और अब चलते हैं टुवर्ड्स द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस. तो ब्रेक इवन का बेनिफिट क्या है? चार्ट्स आर रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट. चार्ट ज्यादा बेहतर समझ में आता है और आसानी से कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है. Secondly, analysis provide useful guidelines to management on break-even points, safety margins, and profit or loss levels at different rates of output. तो आपके जो एनालिसिस है ब्रेक इवन एनालिसिस, वो आपको क्या करते हैं? दे गाइड द मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल. सेफ्टी मार्जिन आपको बताते हैं और डिफरेंट आउटपुट लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको बता सकते हैं. जैसे हमने अगर 25,000 यूनिट बना रहे हैं तो हमने कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स देखें. अगर हम 30,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स हमारे पास मौजूद है. हमने फिर 30,000 पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करा तो 25,000 पे भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट यू कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस इज अर्निंग. Thirdly, comparisons can be made between different options by constructing new charts. अब जैसे इस पर्टिकुलर साइट का आप ब्रेक इवन लेवल ऑफ चार्ट बनाए, इस साइड का आप ब्रेक इवन चार्ट बनाए, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो यू कैन कंपेयर इट. फिर उसके बाद द इक्वेशन प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज ब्रेक इवन रिजल्ट. जो आपका इक्वेशन मेथड होता है वो आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट दे देता है. जैसे 20,000 एग्जैक्ट यूनिट्स आपके पास आ गए तो एक प्रिसाइज रिजल्ट से आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो जाती है. एंड फिफ्थ इज ब्रेक इवन कैन बी यूज्ड टू असिस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस सच एज लोकेशन डिसीजन, बाइंग अ न्यू इक्विपमेंट और विच प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन. तो ये आपके डिसीजन मेकिंग में भी असिस्ट करता है. जैसे आपको ये हेल्प करता है इन डिसाइडिंग विच लोकेशन टू सेलेक्ट, या आपको हेल्प करता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो या नहीं करो. वो आपको ब्रेक इवन बताता है उस प्रोजेक्ट का. तो ब्रेक इवन हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग एज वेल. However, the limitations of break even is the assumption that cost and revenue are always represented by straight line. This is an assumption. Actual में cost and revenue are never represented by straight lines. रेवेन्यू आपका हमेशा लाइन ग्राफ इस तरीके से चल रहा होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज, नेवर अ स्ट्रेट लाइन. इसी तरह फिक्स कॉस्ट जो होती है आपकी, वो कुछ अरसे फिक्स रहती है लेकिन फिर वो बढ़ जाती है. जैसे साल में एक रेंट आपका फिक्स रहता है लेकिन एक साल बाद बढ़ जाता है, फिर एक साल बाद. तो इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट आपकी शॉर्ट रन में फिक्स रहती है लेकिन लॉन्ग रन में इट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज होती है. इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी चेंज होती रहती है, मटेरियल के प्राइस चेंज होते हैं. इट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस, बट टू मेक ब्रेक इवन वी अज्यूम that cost and revenues are represented by straight lines. So this assumption can be wrong. Secondly, not all costs can be classified into fixed and direct या variable cost. जैसे हमने फिल कॉस्टिंग में पढ़ा था, it is very difficult to allocate the cost के fixed कौन सी है और variable कौन सी है. तो अगेन कॉस्ट का डेटा जो है वो आपका इनएक्यूरेट हो सकता है, तो ब्रेक इवन आउटपुट भी आपका इनएक्यूरेट होगा. Then the break even chart makes no allowance for inventory level. इसमें एक और assumption हम लेते हैं कि जितना बनाया उतना बेच दिया. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में बिजनेस के पास कुछ यूनिट्स बच भी जाते हैं, कुछ इन्वेंट्री बच जाती है उसके पास, कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री रहती है उसके पास. तो वो चीज यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रही. अगेन सो ब्रेक इवन चार्ट आपका फिर इनकरेक्ट हो सकता है. फिक्स कॉस्ट डज नॉट रिमेन अनचेंज्ड. अगेन एक और अजम्पशन क्या है? फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, लेकिन फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, हर साल चेंज होती है. आप जिस घर पे रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका रेंट पे कर रहे हैं तो हर साल रेंट चेंज होगा उसका, हर साल 10% इंक्रीज होता है रेंट. And break-even data may be forecasted and can be inaccurate. break-even data जितना भी है, जैसे ये fixed cost, variable cost जो हम लोग कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेटा सारा, ये सारा डेटा क्या हो सकता है? प्रिडिक्टेड हो सकता है, एस्टिमेटेड हो सकता है, फोरकास्टेड हो सकता है. And this forecasting, if not done by an experienced manager, can be inaccurate. So these are the limitations of break-even level or break-even analysis. तो यहाँ पे हमारा फिर कॉस्ट का चैप्टर जो है वो खत्म होता है. फिर रात में हम लोग जो अभी क्लास लेंगे उसके अंदर हम लोग
बजट्स करेंगे। कोई सवाल है ब्रेक इवन से बच्चों तो पूछ लें। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ब्रेक इवन यू गाइस कैन आस्क। तो जो होमवर्क मैंने आप लोग को दिए, एक तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग वाला होमवर्क है, और एक जो है आपका वो वाला होमवर्क है अपना ब्रेक इवन वाला जो अभी मैंने कराया है। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं आप लोग काइंडली प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोग को जो है वो समझ आ जाए। और बस फिर आज की क्लास में जो रात में हम लोग क्लास लेंगे सही अपनी रेगुलर टाइम पे, उसके अंदर जो है वो फिर हमारा यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग उसमें बजटिंग करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि बजट जो है वो आज की क्लास में ही खत्म कर दूं। तो फिर आज हमारा यूनिट 5 खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल बी डन विद द सिलेबस। ठीक है। फिर हम लोग जो फिर मैं आप लोग को जो है वो एक हफ्ते का गैप दूंगा, अभी ईद आ रही है क्योंकि सही है, तो एक हफ्ते का आप लोग गैप लें, ईद एंजॉय करें अपनी, और कुछ दिन जो है वो अपनी पढ़ाई को भी दें। ये नहीं है कि बिल्कुल ही ईद की इमोशंस में बह गए आप लोग और ईद बहुत ज्यादा एंजॉय कर ली कि पेपर के लग गए, ऐसे नहीं करिएगा। ईद एंजॉय करें, बिल्कुल एंजॉय करें, 3 दिन एंजॉय करें, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम आप पढ़ाई को भी दें अपनी, सही है। एंड यू गाइस रिफ्लेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आपको जो है वो अब कितना सिलेबस आ गया है और आपको जो है वो कितना सिलेबस रहता है, और जो चीज रहती है, जो चीज वीक है आपकी, उसको आप कवर अप करने की कोशिश करें। ठीक है। आई हैव शेयर्ड ऑल द नोट्स, वो जो लिंक है तो सही है मैसेज के ऊपर, उसके अंदर सारी ड्राइव पे नोट्स मौजूद हैं, सही है। तो वो नोट्स आप लोग पढ़ें और अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि कितना आपको आता है। और ये हफ्ता पूरा आप लें, फिर आएगा अप्रैल। ठीक है। अब अप्रैल में सही है, अप्रैल का जो भी 7 तारीख मेरे ख्याल से एक मंडे आ रहा है, सही है, तो बस फिर उस टाइम से फिर हम लोग पास पेपर स्टार्ट कर देंगे, एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट टिल द ओल्डेस्ट। हम लोग पहले 2024 के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, तो तकरीबन ये हमारे पास एक ही सेशन के 6 पेपर होंगे, क्योंकि वेरिएंट्स होते हैं उसके, पेपर 2 3 वेरिएंट्स होते हैं। सही, तो विल बी सॉल्विंग ऑल द वेरिएंट्स। सही, तो वी विल बी हैविंग 6 पेपर्स। ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन कैसा होगा, मैं शुरू के जो पेपर सॉल्व करूंगा वो मैं आप लोग को प्रॉपर आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है, मैं खुद लिखूंगा आंसर, सही है, कि किस तरीके से मैं नॉलेज लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, एनालिसिस लिख रहा हूँ, इवैल्यूएशन लिख रहा हूँ। बट जब 2-3 पेपर हो जाएंगे हमारे, सो यू गाइज विल गेट अवेयर ऑफ दैट। तो फिर जब मैं 5 पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं बस फिर आप लोग को फिर पॉइंटर्स बताऊंगा, एंड यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, जो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था और इसके अंदर क्या जवाब होना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को फिर सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, अब जब हम लोग पेपर कर रहे होंगे तो पेपर में पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा, और पेपर 2 में कैलकुलेशन भी होगी। तो मैं आप लोग को कैलकुलेशन भी सारी कराता रहूंगा, ताकि आप लोग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस फिर कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों के किस तरीके के आते हैं और वो कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है। सो दिस विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। प्लस सर क्लासेस जो है वो रेगुलर रहेंगी या ऑनलाइन रहेंगी, सही है। इसका जवाब ये है कि भाई जिस जो हमारा टाइम टेबल बना हुआ है, मैं ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि जैसे हमारी वीक में मैं हर कोचिंग में जा रहा हूँ, सही है। हफ्ते में हमारी 2 क्लासेस होती हैं हर कोचिंग में, वो डीएचए वाले बच्चे हैं या नॉर्थ वाले बच्चे हैं या गुलशन वाले बच्चे हैं, सही है। तो अब क्या करूंगा मैं कि जो हमारे जिस दिन पे क्लास हो रही है मैं उसी कोचिंग में जाऊंगा और सब लोग ऑनलाइन कनेक्ट कनेक्ट होंगे, सिवाय उस कोचिंग के बच्चों के। वो कोचिंग के बच्चे फिजिकली अगर उनको लेनी है क्लास, या तो अगर उनको भी ऑनलाइन लेनी है तो वो बता दें, तो उनको भी ऑनलाइन दे दूंगा क्लास। तो इस तरीके से क्या होगा कि जिन बच्चे जिनको फिजिकली समझ आता है तो वो फिजिकली आके समझ लें, और जो बच्चे जिनको ऑनलाइन समझ आता है तो फिर वो ऑनलाइन में ही समझ लें। सही, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू यू गाइस। ठीक है। और फिर जब अप्रैल का एंड होगा तो अप्रैल के एंड में जो है वो मैं मॉक भी रखूंगा, बट मॉक में रखूंगा इन द वर्कशॉप। सही है, क्योंकि मैं वर्कशॉप भी कराऊंगा और वर्कशॉप में आप सबने आने फिजिकली, सही है। और जो मेरे से फिजिकल पढ़ रहे हैं वो तो फिजिकली आएंगे, उनके ऊपर कंपलसरी है। ठीक है। और जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मजबूरन मुझे ऑनलाइन, क्योंकि फिर एक दो बच्चे सऊदी वगैरह के भी हैं, यहाँ के भी हैं, तो उनको मैं ऑनलाइन कनेक्ट करूंगा, लेकिन जो बच्चे फिजिकली पढ़ रहे हैं वो फिजिकली आए। तो उसमें क्या होगा वर्कशॉप में, वी विल बी गोइंग थ्रू सम एग्जामिनर डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है बेसिकली उसके अंदर जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो आंसर करता है, आपके क्वेश्चन को मार्क करता है, सही। तो उसमें वो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और टेक्निकल चीजें हैं वो हम लोग करेंगे, बट वी कैन ओनली डू दैट वंस वी आर डन विद सम पास्ट पेपर्स। ठीक है। तो हम लोग पहले पास्ट पेपर करेंगे,
फिर एंड में वर्कशॉप और मॉक, ठीक है। और फिर हमारा मई से पहले इंशाल्लाह, या मई के पहले हफ्ते में जो है वो सिलेबस हो जाएगा खत्म। और फिर आएगा 6 तारीख, और आपका 10 तारीख जो भी है पेपर है, पेपर दें, अच्छा ग्रेड लेकर आए, फिर इंशाल्लाह A2 में मुलाकात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्लान है, मैंने आप लोग को ब्रीफ कर दिया है। अल्लाह हाफिज।